तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग गाइस। मैं बहुत अच्छा हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमें ईसॉप ईसॉप जो चैप्टर है हमारा वो हमें खत्म करना है। ईसॉप चैप्टर वो खत्म करना है। हाँ, तेजस, अमृत, देशपांडे, गणेश, निधि, स्नेहल, अजय, ऋत्विक, गुड मॉर्निंग टू सबको। आज की क्लास में हमें ईसॉप खत्म करना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या होमवर्क चल रहा था, होमवर्क क्या चल रहा था, और इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस बचे थे। चिराग, गर्ग, राजेश, गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमृत देश पांडे, थैंक यू वेरी मच। 17th का ग्रुप 3 का थर्ड ईयर, ठीक है। 17th का ग्रुप थ्री का थर्ड ईयर वो करना है, ठीक है। और दुर्गा रेड्डी, गुड मॉर्निंग। आई थिंक 17th क्वेश्चन आधे में था, जो मैंने आपको बोला था आपको करके आना है, मैं आपको वो करवाऊंगा अभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 वो भी ग्रेडेड वेस्टिंग है, वो भी निपटा लेंगे। फिर बाकी सब एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस, सॉरी बाकी सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। अच्छा, वो हो गया है? नहीं, 17 हो तो गया है, बट 17 चेक तो करना पड़ेगा ना एक बार। 17 एक बार चेक तो करना पड़ेगा। क्या बोलते हो, क्या बोलती पब्लिक? चेक करना पड़ेगा कि नहीं? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ठीक है। सबसे पहले 17 की बात करते हैं। तुम लोग बता नहीं रहे हो कि इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस बचे होमवर्क के। बता दोगे थोड़ी देर में तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग। ग्रुप 3 की कहानी पे आते हैं। ग्रुप 3 का थर्ड ईयर बचा है। ग्रुप 3 का थर्ड ईयर, ग्रुप 3 का थर्ड ईयर बचा हुआ है। आइए 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 आइए। पोजीशन ऑन 31st March 2009, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट 28। यहां गए एक्चुअल लेफ्ट 28, तो यहां एम्प्लॉइज हो गए 297। अच्छा, 10, 12, 16 थे होमवर्क, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ लास्ट वेस्टिंग पीरियड 297, वो तो मिल गया। एम्प्लॉइज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन 295, ठीक है। सो 297 को ये ऑप्शन वेस्ट हुआ। इसमें दो बातें, 295 एक्सरसाइज्ड और 2 एम्प्लॉइज का ऑप्शन लेफ्ट। टू एम्प्लॉइज का ऑप्शंस लेफ्ट, क्योंकि ये ईयर थ्री है और ग्रुप 3 है, तो सिर्फ एक ही बचेगा, मतलब एक ही ग्रुप है बस यहां पर। ईयर 3 ग्रुप 3,
इसको करेंगे 297, क्योंकि 297 को एम्प्लॉइज 297 एम्प्लॉइज बचे हैं एंड में जिनको ऑप्शन वेस्ट हुआ है, इंटू 24 इंटू 14 डिवाइड बाय 3 इंटू 3, या ये नहीं भी करना है तो मत करो डिवाइड बाय 3 इंटू 3, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं भी करना है तो भी मत करो, मैं कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, डिवाइड बाय 3 इंटू 3, तो ये कितना आएगा 297 इंटू 24 इंटू 14 डिवाइड बाय 3 इंटू 3, ये आएगा 99,792। व्हाट इज दिस? दिस इज क्यूमुलेटिव टिल थर्ड ईयर। इसमें से माइनस करेंगे 66080 ऑलरेडी टिल सेकेंड ईयर, तो ये हो जाएगा 33712, ठीक है ना। थर्ड ईयर, समरी ऑफ ईयर 2 हो गया, यही बना लेते हैं अपन समरी। समरी ऑफ ईयर 3, ईयर 3 की समरी में कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ ग्रुप 3 है, सिर्फ ग्रुप 3 है 33712 का, 33712 का ये टोटल एक्सपेंस इन थर्ड ईयर, ठीक है। अब रिवर्सल के हिसाब से, रिवर्सल फॉर 2 एम्प्लॉइज, उसके लिए 2 एम्प्लॉय 24 ऑप्शंस 14 रुपीज 672, ये जनरल रिजर्व में रिवर्सल होगा। और ईसो आउटस्टैंडिंग एक्सरसाइज्ड फॉर 295 एम्प्लॉइज, तो 295 24 14 99120। अगर आप 99120 और 672 को प्लस करोगे तो आपका टोटल 99792 टिल डेट जो अभी अपन ने निकाला था 99792 टिल डेट आपका ये आ जाएगा। ये थर्ड ईयर की समरी है। ईयर 2 की कहानी, ईयर 3 की कहानी क्या होगी? ईयर 3 में हम एंट्री करेंगे एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना 33712, टू ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट 33712, फिर P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन 33712, ठीक है। फिर ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व 672। एक पते की बात बताऊं, कायदे से जो ये एंट्री होगी ना, ये थर्ड ईयर में ना होके ये फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में भी हो सकती है। सर क्यों? क्योंकि थर्ड ईयर तो अभी खत्म हुआ है जस्ट, उसके बाद हमने अपने एम्प्लॉइज को थोड़ा टाइम दिया होगा कि सोच के बताओ, तो उन्होंने अप्रैल में सोच के बताया होगा ना भाई, मार्च एंडिंग में तो हमारा ऑप्शन वेस्ट हुआ,
तो अप्रैल में हमें मालूम पड़ा कि अच्छा कुछ एम्प्लॉइज नहीं चाहते हैं कि उनको शेयर ना मिले, तो हमने रिवर्सल किया होगा। तो टेक्निकली ये देखा जाए तो बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 होगा। और वैसे ही वो जो बैंक वाली एंट्री होगी वो भी कहीं ना कहीं बिगिनिंग ऑफ 4 होगी। बैंक वाली एंट्री में 295 एम्प्लॉइज, 24 ऑप्शंस और 125 रुपीज एक्सरसाइज प्राइस, 8,85,000 ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 99,120 employee to equity share capital account 7,08,000 7,08,000 to security premium account balancing figure 276,120। क्लियर? ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, जर्नल एंट्रीज तो पूछ ही रहा था। Compute expense to recognize in each year, show important accounts in the books of the company। आपको बनाना है ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये बड़ा सारा बनेगा। आपको बनाना है ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट तीनों साल का। मैं पहले साल का आपको बता देता हूं। फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्रीज। आइए, फर्स्ट ईयर में बोला गया है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग। तो हमने फर्स्ट ईयर में किया बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 124,280 124,280। फर्स्ट ईयर में ईसो आउटस्टैंडिंग को आपने रिवर्स किया 1200 से। हम मान के चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड में ही किया 1200। फर्स्ट ईयर में बाकी का आपका ये वाली एंट्री का इंपैक्ट आपको देना पड़ेगा। इस एंट्री का आराम से इंपैक्ट सीख लो। ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो मैं बोलूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 420 इक्विटी कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम 147। और ये ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट है तो बैंक डेबिट है, तो इधर आ जाएगा बाय बैंक। हो सकता है ये पोस्टिंग समझने में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो कि सर ये पोस्टिंग कैसी रही। देख लीजिए एक बार, मैं बना रहा हूं ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना रहा हूं तो मैं किस किस नाम से पोस्ट करूंगा, बैंक के नाम से, इक्विटी कैपिटल के नाम से, प्रीमियम के नाम से। तो टू में क्या क्या आ रहा है, इक्विटी कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट साइड में, तो इसीलिए हमने कर दिया टू इक्विटी कैपिटल टू प्रीमियम। और बाय बैंक, जब मैं इन दोनों अमाउंट को और इस अमाउंट को नेट करूंगा 420 प्लस 147 माइनस 525, तो
तो अल्टीमेटली मेरा 42,000 आएगा नेट करके, और मेरा ईसो आउटस्टैंडिंग 42 ही है। अब बच जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन 124 टू 80, 525 माइनस 1200, 420, 147, ये हो जाएगा 81,080। 81,080 ये बैलेंस कैरिड डाउन बच गया। आपको एक जादू दिखाऊं, जादू 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 दिखाऊं, जादू। आप जानते हो ये बैलेंसिंग फिगर किसके लिए बचा होगा? ये पक्की बात है ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 का बचा होगा, क्योंकि ग्रुप 1 का तो नंबर ऑफ इयर्स खत्म हो गया ना, एक ही साल था। आपको एक जादू दिखाऊं, जादू 81,080। ये देखो, ये जो समरी थी ना ईयर 1 की, इसमें से ग्रुप 2 और ग्रुप 3 को टोटल करो, 48,600, 32,480, 81,080। जादू, धूप कहां है? 81,080। ठीक है, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का बैलेंसिंग फिगर के नाम पे बच गया। अब आप मुझे सेकेंड ईयर का बना के दो और थर्ड ईयर का बना के दो। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का बना के दो। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का बना के दो। गुड मॉर्निंग सोमू। गुड मॉर्निंग राशि। थैंक यू सोमू। सेकेंड ईयर करो जल्दी, सभी लोग सेकेंड ईयर करो, सेकेंड और थर्ड ईयर। सर वो बैंक वाली पोस्टिंग एक बार फिर से प्लीज। देख भाई ऐसा है, ध्यान से सुन कि वो बैंक वाली पोस्टिंग कैसे हुई। देख मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो मुझे इसको पोस्ट करना है, मुझे इस 42,000 को किसी भी तरीके से अकाउंट में डालना है, वो भी क्या, डेबिट साइड। मतलब अल्टीमेट डेबिट साइड में मुझे 42,000 डालना है। अब ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, ठीक है ना, तो ईसो आउटस्टैंडिंग के जस्ट नीचे क्या नाम है, इक्विटी कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। इन दोनों को मैंने डाल दिया इधर। ये तो गड़बड़ हो गई, इन दोनों को मैंने इधर डाल दिया, ये तो ज्यादा आ गया, मुझे तो सिर्फ 42,000 करना था। तो ईसो के जस्ट साथ में जो बैंक है वो बाय क्रेडिट कर दिया, बाय कर दिया। तो अगर मैं नेट करके देखूं तो मेरा 42 का ही नेट इंपैक्ट आ रहा है। क्या होता है आमतौर पर लोग जो ये पोस्टिंग करना नहीं आती ना, ऐसे इस टाइप की एंट्रीज की पोस्टिंग करना नहीं आती, लोग क्या करते हैं, लोग आमतौर पर ऐसा लिख लेते हैं, टू इक्विटी कैपिटल 42,000, दैट्स इट, क्योंकि मुझे तो 42,000 करना था। तो ये गलत है। आपके टू इक्विटी कैपिटल 420 गया,
टू सिक्योरिटी प्रीमियम 147 गया, हाँ हाँ ये ज्यादा चला गया, ठीक है ना, पर बाय बैंक भी हमने कर लिया 525 डेबिट। तो अगर मैं ये दो क्रेडिट कर रहा हूं और अगर मैं ये डेबिट कर रहा हूं तो अल्टीमेटली इफेक्ट 42,000 का आ गया। समझ आया? क्लियर? सर फिर बैंक तो 2 बार डेबिट हो गया, कहां 2 बार डेबिट हुआ बैंक? आप मुझे कहा दिखाओ, आप मुझे कहां डेबिट 2 बार हुआ? पोस्ट किया मैंने, ये एंट्री है और ये पोस्टिंग है। डेबिट एंट्री में डेबिट होता है 2 बार, एंट्री में कहां डेबिट 2 बार हुआ? एक ही बार डेबिट हुआ, उसी को मैंने यहां पर पोस्ट कर दिया। कहां पोस्टिंग मैंने की डबल? हाँ बताओ कहां मैंने किया? अगर मुझे इसको बैंक में दिखाना हो, अगर मुझे इसको बैंक अकाउंट बनाना हो, नहीं बेटा गणेश कुछ भी नहीं होता, ये फालतू चीजें नहीं होती। उसको रेशियो में डिवाइड कर दे, हम अकाउंटिंग की पोस्टिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग में रेशियोज कहां से आ गए बेटा? कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बस सर कुछ भी कर लो सर, बस कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे बैंक को पोस्ट करना है, अगर मुझे बैंकिंग को पोस्ट करना है, मान लो मुझे इस अमाउंट को पोस्ट करना है बैंक को, मुझे तो 525 को पोस्ट करना है, तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2 क्या है, मैं पहले देखूंगा भाई 2 में क्या आ सकता है। तो 2 में क्या आ सकता है? 2 में इक्विटी कैपिटल आ सकता है, 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम आ सकता है। 2 इक्विटी कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना कितना आ सकता है? 420 और 147। पर ये तो ज्यादा आ गया, 420 147, ये तो ज्यादा आ गया, कुल मिला के ये आ गया 567, जबकि मुझे तो पोस्ट करना है 525। तो ठीक है, क्रेडिट में कर देते हैं बाय ईसो आउटस्टैंडिंग। ये पोस्टिंग है, ये कोई एंट्री नहीं है कि डबल डबल कर दिया मैंने, ठीक है 42 ऐसा कर दिया मैंने। मैं आपको एक दूसरी एंट्री बताता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 90, टू फर्नीचर 80, टू प्रॉफिट एंड लॉस 10। मुझे बताओ इसकी पोस्टिंग क्या करोगे? इसकी बैंक अकाउंट की पोस्टिंग क्या करोगे? सोच के बताओ, इसकी बैंक अकाउंट की पोस्टिंग क्या करोगे? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, इसकी पोस्टिंग क्या करोगे? पता है तकलीफ क्या है? तकलीफ यह है कि कुछ बच्चों को 11th-12th क्लास में ही यह पता होना चाहिए था, नहीं पता होता। मैं भी उनमें से था, मैं उसमें कोई गुस्से वाली बात नहीं है, पर मैं भी उनमें से था। 11th-12th क्लास में अपने को जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करना ही नहीं आती थी, पर फिर लगता है चलो ठीक है यार 11th-12th में क्या ही समझ में आता है, रटते तो हैं, स्कूल जाते हैं तो ठीक है छोड़ो। फिर लगता है कि यार फाउंडेशन में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए था, कि यार फाउंडेशन में पता होना चाहिए कि भाई कैसे एंट्री थी। बस यही तकलीफ है कि फाउंडेशन में क्यों नहीं पता होता। एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल पर तो पता होना चाहिए एटलीस्ट इस टाइप की पोस्टिंग की। अगर मैं बैंक की पोस्टिंग करूं, बैंक 90,000 की पोस्टिंग करूं, आपसे ये पोस्टिंग आराम से हो जाएगी, आप उलझोगे नहीं। क्यों सर? 2 फर्नीचर करना है 80 और 2 प्रॉफिट एंड लॉस करना है 10। सर देखो 90 आ गया। हाँ मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, तो मैं भी तो वही कर रहा हूं।
टू इक्विटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम, पर जैसे ही मैं इन दोनों का टोटल कर रहा हूं तो 525 से ज्यादा जा रहा है, तो इसलिए मैंने बाय ईसो आउटस्टैंडिंग कर दिया 42,000। समझ आया? ताकि मेरे को बैंक का फाइनल इंपैक्ट 525 दिखे, जो कि मेरा बैंक 525 पर है। मुझे ऐसा लगता है कि ईसॉप के चैप्टर को छोड़कर हम जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग के लॉजिक पर शिफ्ट हो गए हैं, बट फिर भी कोई बात नहीं, अगर वो चीज समझ ही नहीं आ रही तो शिफ्ट तो होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बैंक की एंट्री करवाई, बैंक की पोस्टिंग करवाई। आपको एक बात बताऊं, चलो बैंक की पोस्टिंग छोड़ो, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आप मुझे इसी एंट्री में इक्विटी कैपिटल की पोस्टिंग करके बताओ। इसी जर्नल एंट्री में इक्विटी कैपिटल की पोस्टिंग करके बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल की पोस्टिंग करके बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय करके। अब क्या क्या आएगा पहले वो देखो, इक्विटी कैपिटल की पोस्टिंग करके बताओ। बाय में भी आएगा, टू में भी आएगा, क्योंकि मुझे इक्विटी कैपिटल का फाइनल इंपैक्ट कितना रखना है, 420 रखना है। मुझे फाइनल 420 का इंपैक्ट रखना है, तो मुझे करके बताओ इक्विटी कैपिटल की एंट्री। चलो जल्दी बोलो, बाय साइड में क्या आएगा, बैंक और ईसो 525 और 42, बाय बैंक 525, बाय ईसो आउटस्टैंडिंग 42। अरे ये तो क्रेडिट ज्यादा हो गया, 525 और 42, ये तो 567 क्रेडिट हो गया, तो ठीक है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम 147, तो माइनस 147। अल्टीमेटली नेट डेबिट कितना हुआ, 525 42 147, अल्टीमेटली 420 हुआ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आया समझ में? तो अगर कुछ लोगों को ये नया नयापन दिख रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि फाउंडेशन में आपको बनाया गया था, फाउंडेशन में आपको बनाया गया था कहीं ना कहीं, या फाउंडेशन में आपको पूरी तरीके से लॉजिक्स नहीं बताए गए थे। अरे अब तो करके दो। अच्छा ये जादू समझ में आया कि नहीं, ये जादू समझ में आया कि नहीं? ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का बैलेंसिंग फिगर बचा, जो हमने अभी यहां से देखा भी था ये। तो अब मुझे बताओ ईसो आउटस्टैंडिंग ईयर 2, आप मुझे बताओ और मैं मैं लिखते जाऊं। जल्दी मुझे बताओ क्या क्या लिखूं। अरे नालायक बच्चों, सेकेंड ईयर की एंट्री ये रही, ये रही सेकेंड ईयर की एंट्री, जल्दी बोलो। बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 82,500, $82,500, चलो बोलो। और फिर टू जनरल रिजर्व 1800, और बोलो, और बोलो। अब ये एंट्री का पोस्टिंग बताओ,
टू इक्विटी कैपिटल टू एसपी, टू इक्विटी कैपिटल टू एसपी। अच्छा, बाय बैलेंस तो लिखा ही नहीं हमने, बड़ी गलती हो गई सर। 81,080 इक्विटी कैपिटल और एसपी कितना होगा? 765,600 टू 87,100, 765,600 टू 87,100 और बैंक 957, अब बैलेंसिंग फिगर निकालो। 81,080 प्लस 82,500 प्लस 957 माइनस 1,800, 765,600 और 287,100, ये हो गया 66,080 बैलेंसिंग फिगर। टू बैलेंस कैरिड डाउन 66,080। बताइए आपका जादू आ रहा है कि नहीं? बताओ आपका जादू आ रहा है कि नहीं? और ये किस साल का होगा? ये किस ग्रुप का होगा? ये होगा ग्रुप 3 का, सिर्फ ग्रुप 3 का। आपको जादू दिखाऊं? समरी पे आओ। समरी ऑफ ईयर 2, ईयर 2 की समरी, ईयर 2 की समरी। यहां ईयर 1 की समरी में ग्रुप 2 ग्रुप 3 का था, क्योंकि ग्रुप 1 तो खत्म। वैसे ईयर 2 की समरी में ग्रुप 2 खत्म, तो ग्रुप 3 कितना है? 33,600। और पहले साल कितना था? 32,480, 33,600 32,480, ये हो गया 66,080, 66,080। और यहां है भी, मैं बता रहा हूं ना, यहां है भी। कहां गया कहां गया कहां गया यार? अभी तो था ये 66,080 ऑलरेडी टिल सेकेंड ईयर ग्रुप 3। ठीक है, फिर ईयर 3 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 66,080 बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। कितना एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन? ईयर 3 33,712, टू जनरल रिजर्व 672, टू इक्विटी कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 708,000, 276,120 बाय बैंक 885। बैलेंसिंग फिगर निकालोगे 0 आएगा। जीरो, कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं। ये बन गया ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये बन गया ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बैलेंस जीरो मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही, जरूरी नहीं है बैलेंस जीरो मतलब
ईयर एंड के ईयर थर्ड के एंड में सारे ऑप्शंस वेस्ट हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली बैलेंस जीरो ही होगा, क्योंकि जितना भी बचा था वो लैप्स हो गया, वो जर्नलिज्म में डाल दिया। दैट डजंट मीन्स कि आपका आंसर सही है। हाँ, ये कह सकते हो कि चांसेस बहुत अच्छे खासे कि आपका आंसर सही है, पर कभी कभार वो आपने फाउंडेशन में एक चैप्टर पढ़ा था ना, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में कभी कभार एक ऐसे एरर आ जाते हैं ताकि आपके ट्रायल बैलेंस भी टैली हो जाता है, पर वो एरर रहते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? तो वो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आपका बैलेंस जीरो आ गया तो इसका मतलब आपका पूरा सही हो गया। ऐसा नहीं होता कि बैलेंस शीट टैली हो गई तो इसका मतलब वो सही होगी। टैली भी हो गई तो भी जरूरी थोड़ी कि वो सही हो। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेडेड वेस्टिंग, मजा आया कि नहीं? सर पिछले किसी भी क्वेश्चन में हमने अकाउंट नहीं बनाई, जैसा क्वेश्चन 9 में, जैसा क्वेश्चन 9 में मतलब क्वेश्चन 9 पिछले किसी भी क्वेश्चन में हमने अकाउंट नहीं बनाई। हमने अकाउंट इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि ये आपको बनाई थी। देखो लिखा हुआ है होमवर्क, शो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी बाय बोथ मेथड्स, तो ये आपको बनाना था। इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में क्या क्या आता है? इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में दो आता है, एक एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन और एक ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आपको अगर बोला जा रहा है कि इंपॉर्टेंट अकाउंट बनाओ तो आपको ये दोनों अकाउंट इंपॉर्टेंटली बनाने पड़ेंगे। ठीक है ऋत्विक? तो तुम बनाई, हम नहीं बनाई, ठीक है ना? तुमको ये बनाई, मतलब तुमको ही ये अकाउंट बनाना है, हमें नहीं बनाई। अच्छा, अब होमवर्क क्या था? होमवर्क क्या था? होमवर्क 10, 12, 16। चलो ठीक है, 10, 12, 16 पहले देखते हैं। 10, 12, 16 कहां से हो रहा है? 10, 12, 16, 10 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8। क्या ये क्वेश्चन हो गया 10th वाला? क्वेश्चन नंबर 10th हो गया? जल्दी बोलो, क्या क्वेश्चन नंबर 10th हो गया? ठीक है, 10th क्वेश्चन हो गया, सिमिलर टू 8 है। आंसर आ रहा है आपका 136, 9010, 1122, 740, 1288, 250। 11th तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको हटा दो। ट्वेल्थ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6, 12th वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 डन। आंसर इज अवेलेबल, सॉल्यूशन इज अवेलेबल इन आंसर बुक, ठीक है। 13th तो हमने किया था। 14th बच्चों, 14th भी आई थिंक ग्रेडेड वेस्टिंग का क्वेश्चन है। 16 भी हो गया होगा, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। मैं 14 पे सबसे लास्ट में आ रहा हूं। 16 भी हो गया होगा, डन कर देता हूं क्योंकि 16 में कुछ था नहीं वैसे।
16 भी हो गया होगा, ठीक है ना, 16 भी हो गया होगा। तो फाइनली लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लो, ब्रैकेट में एग्जाम टिक कर लो। किसी से हुआ क्वेश्चन नंबर 14? किसी से हुआ क्वेश्चन नंबर 14 ग्रेडेड वेस्टिंग? किसी से हुआ? At the beginning of year 1, enterprise grants 300 options to each of its 1000 employees. Contractual life of the option granted is 6 years. Other relevant information: vesting period 3 years, exercise period 3 years, expected life 5 years, exercise price 50, market price 50, एक्सपेक्टेड फॉरफीचर पर ईयर 3%, तो 3% हो गया पर एनम, कितने कितने परसेंट जाएंगे। द ऑप्शन ग्रांटेड वेस्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेडेड शेड्यूल 25% एट द एंड ऑफ ईयर 1, 25% एट द एंड ऑफ ईयर 2 एंड द रिमेनिंग 50% एट द एंड ऑफ ईयर 3. You are required to calculate the total compensation expense for the option expected to waste and cost and cumulative cost to be recognized at the end of all 3 years. Assuming that expected forfeiture rate does not change. यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Assuming that expected forfeiture rate does not change during the vesting period, when the fair value of these options computed on the basis of their respective expected lives is 10 rupees, 13 rupees, 15 rupees. दूसरा, the intrinsic value of the option at the grant date is 6 rupees per option. अब आपको ये क्वेश्चन दो अलग अलग वैल्यूज पे करना है. किस पे करवाऊं, फेयर वैल्यू पे कि इंट्रिंसिक वैल्यू पे? ज्यादा इंटरेस्टिंग इंट्रिंसिक लग रहा है. यस सर, बट ₹3-4 का डिफरेंस आ रहा है अमाउंट में. अच्छा, 3-4 का डिफरेंस आ रहा है. इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ मॉड्यूल, कैन यू एक्सप्लेन इट? मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 मेरे पास मॉड्यूल है नहीं अभी. इस क्वेश्चन के बाद याद दिलाना राहुल, एक बार देख लेंगे कि मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 कौन सा है. एक बार देख लेंगे मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 कौन सा है, ठीक है ना. अभी रुक जाओ, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 14 करवा लूं, उसके बाद आप आना क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे. तब पहले हम यहां बात कर लेते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, और यहां है फेयर वैल्यू 10 रुपीज, 13 और 15. यहां नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस 300 का 25%, 75 और 150. इसके अलावा फोर फीचर रेट तो सब में 3% ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है. अब हम यहां बोलेंगे ईयर 1, ये हमारी सबसे पहले हेडिंग ईयर 1. ईयर 1 में हम क्या निकालेंगे? ईयर 1 में हम निकालेंगे ग्रेड 1 के बारे में. ग्रेड 1 में हम बोलेंगे भाई देखो 1000 एम्प्लॉइज थे, उसमें से 3% गए, 1000 में से 3% चले गए. फर्स्ट ईयर खत्म. नंबर ऑफ ऑप्शंस 75 और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 10 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1. ये हो गया 7,27,500. 7,27,500 ये हो गया आपका ग्रेड 1. अब आते हैं ग्रेड 2 पे. ग्रेड 2 पे, ग्रेड 2, ग्रेड 2 अभी ईयर 1 ही चल रहा है, ठीक है ना. ग्रेड 2 में क्या होगा भाई? 1000 एम्प्लॉइज थे शुरू में, हमने बोला फर्स्ट ईयर में 3% गए, और हम बोल रहे हैं कि सेकेंड ईयर में 3% जाएंगे. अभी हम फर्स्ट ईयर में खड़े, हम बोल रहे हैं सेकेंड ईयर में भी 3% जाएंगे. क्यों? ये कह रहा है
अज्यूम करो कि एक्सपेक्टेड फॉरफीचर रेट जो है वो 3% रहेगा, डज नॉट चेंज, और फॉरफीचर रेट आपका 3% रहेगा, इंटू 75 नंबर ऑफ ऑप्शन, 75 क्योंकि सेकेंड ईयर में भी 75 है, इंटू 13 रुपीज डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये आ गया 4,58,689, 458,689। फिर आ जाते हैं ग्रेड 3 पर, अभी ईयर 1 चल रहा है, मुझे आपको बार बार याद दिलाना पड़ रहा है, ईयर 1 चल रहा है। ग्रेड 3 पर, ग्रेड 3 में हम बोलेंगे कि भाई 1000 इंप्लॉइज हैं, उसमें से 3% चले गए, हम बोल रहे हैं सेकेंड ईयर में 3% जाएंगे और थर्ड ईयर में भी 3% जाएंगे। हम ग्रेड 3 में 3 इयर्स का एक्सपेक्टेशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ग्रेड 3 जो है वो 3 साल बाद वेस्ट होगा, इंटू 150 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, 150 नंबर ऑफ ऑप्शन, सॉरी, फेयर वैल्यू 15 रुपए डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, $684,505। इन तीनों का टोटल करो, 727,500, 458, 689, 684,505। ये आ जाएगा 1870,694। इनका कितना आ रहा है? 187697। 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 3 रुपए का अगर तुम्हारे लिए डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो मिला लो अपनी जेब से, मेरे लिए तो ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। ये राउंडिंग ऑफ एरर आ रहा है, इसको मुझे कोई तकलीफ नहीं है देखकर। क्या बोल रहा है? आपको एम्प्लॉय एक्सपेंस निकालना है, 3 साल का आपका, ये फर्स्ट ईयर का आपका निकल गया। अब क्या करेंगे? सेकेंड ईयर का निकालेंगे। निधि ठीक है ना, क्या दिक्कत है? निधि में, निधि अगर आपका आंसर आ रहा है 2-3 रुपए का डिफरेंस है तो तकलीफ क्या है उसमें? 2-3 रुपए को आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो क्या? हाँ, और ऐसा तो नहीं है कि ये 2-3 रुपए का डिफरेंस हमने पहली बार सीखा है कि पहली बार आया है। ऐसे तो कॉस्टिंग पढ़ते हो आप, ठीक है ना, कॉस्ट पढ़ते हो, एफएम पढ़ते हो, अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे डिफरेंसेस तो आते रहते हैं बेटा। क्या उसके लिए हम टेंशन करेंगे? ईयर 2, यहां पर ग्रेड 2 रहेगा, सिर्फ ग्रेड 2 रहेगा, ग्रेड 1 नहीं रहेगा। उसमें 1000 एम्प्लॉइज, हम बोलेंगे 3% पहले साल गए और 3% दूसरे साल गए, तो इतने एम्प्लॉइज को ऑप्शन वेस्ट हुआ। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 17, वो था लेवल का क्वेश्चन, ठीक है ना, वो लेवल का क्वेश्चन था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि भाई सेकेंड ईयर में भी 3% चले गए। पता है क्यों सिंपल है? क्योंकि बोल रहा है एक्सपेक्ट करो कि हर साल 3 जाएंगे, और सीधे नीचे बोल रहा है अज्यूम करो कि ये जो 3% का एक्सपेक्टेशन था ना, ये चेंज नहीं हुआ है, ये सही में 3% ही गए। अरे वाह, फिर तो मतलब जिंदगी बन गई हमारी, उसमें कोई टेंशन ही नहीं। इंटू 75 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 917377 माइनस 458689,
तो 458 688 ये आएगा आपके ग्रुप 2 का। ग्रुप 3 या ग्रेड 3 का क्या होगा? हम बोलेंगे भाई ग्रेड 3 में तो हमने 3 साल का सोचा है, अभी तो 2 साल हुए हैं, तो हम बोलेंगे भाई 2 साल में कितने कितने लोग गए? 3% और एक्सपेक्ट करो कि तीसरे साल में भी तीसरा परसेंट जाएगा, क्योंकि ग्रुप 3 का टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3 साल। तो हमें 3 साल का एम्प्लॉयज का एक्सपेक्टेशन रखना है। हर क्वेश्चन में तो हम ऐसे ही करते हैं ना भाई, कितने लोग जाएंगे, फाइनल कितने लोगों के पास ये ऑप्शन वेस्ट होगा। मैं ना तीसरे साल का नहीं करवाऊंगा, 3rd ईयर का आप ही करना। वन 3 6 9 0 1 0 यह आया क्यूमुलेटिव। उसमें से 684,505 ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस 1143,193 1143,197। ठीक है, 3rd ईयर का आप खुद करेंगे। अब सोचो, इतना सिंपल क्वेश्चन। आपको एक बात बताऊं, ग्रेडेड वेस्टिंग का मैंने क्वेश्चन आपको 14th नंबर क्वेश्चन पहले नहीं करवाया, पहले मैंने आपको 17 करवाया, पहले मैंने आपको टफ क्वेश्चन करवाया, उसके बेसिस पर मैंने आपको बोला कि अब अपन 14 करते हैं। 14 कितना इजी लगने लगा। अगर मैं आपको 14 करवाता पहले, तो 14 में तो आपको डाउट पहले से जनरेट तो होता ही सही, क्योंकि आपके लिए नया क्वेश्चन होता। फिर मैं आपको 17 करवाता तो आपका मन ही नहीं लगता, आपको लगता पता नहीं क्या चल रहा है, छोड़ो यार हटाओ। पर 17th was your first question for graded wasting, तो 14 becomes very easy। अगर उल्टा होता कि मैं पहले 14 करवा लेता हूं 17 बाद में, तो आप 17 को लेकर बहुत नेगेटिव से हो जाते, आप बोलते यार यार बहुत टफ है यार, पता नहीं यार, समझ में नहीं है। 14 टाइप का सही था यार। तो इसीलिए हमने कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से किया कि आपके कहीं ना कहीं मन में वो डर ना बैठे। स्नेहल, आप अभी क्लास के बाद मुझे फ़ोन लगा लेना, मैं देखता हूं क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे फ़ोन लगा लेना। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 डन। क्वेश्चन नंबर 14 डन। अब अपन थोड़ा थ्योरी खेल लेते हैं। इस चैप्टर में कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्या? एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है फेयर वैल्यू पे, उसको हटा दीजिए। फेयर वैल्यू, इट इज द अमाउंट फॉर विच स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड और शेयर ऑफर्ड फॉर द परचेज कुड बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब जो थ्योरी हमने छोड़ी हुई है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, वो बची हुई है वेस्टिंग कंडीशन के बारे में बचा हुआ है और ग्रेडेड वेस्टिंग के बारे में बचा हुआ है।
आपको मैं टाइम दे रहा हूं, वेस्टिंग कंडीशन को पहले रीड करो, मैं आपको समझाता हूं। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, आप वेस्टिंग कंडीशन के बारे में पूरा रीड करो। थ्योरी कैन बी ट्रीटेड एज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, इसीलिए आप एग्जाम टिक कर लो, थ्योरी को रीड करो। भाई वेस्टिंग कंडीशन क्या क्या होता है, वेस्टिंग कंडीशन कितने टाइप की होती है, वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल होगी तो क्या होगा, वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, उसको एक बार पढ़ो। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, जल्दी बोलो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, जल्दी थ्योरी पढ़ो। जवाब नहीं दे रहे बच्चे। सर हम तो आपको जवाब नहीं, हम सर खेल ही नहीं रहे आपके साथ। आप नहीं सर, हम खेलेंगे ही नहीं आपके साथ, आप करो जो करना है, हम तो अपने हिसाब से करेंगे। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 5 पूछ रहा था कोई, कौन था यार वो, राहुल शर्मा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ मॉड्यूल, कैन यू एक्सप्लेन इट। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ मॉड्यूल जो है ना, बहुत ही इजी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सॉल्यूशन थोड़ा गड़बड़ किया है, सॉल्यूशन कुछ गड़बड़ किया है इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। इलस्ट्रेशन नंबर सॉरी 3 नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 5, पी लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन फॉर 8000 इक्विटी शेयर्स, सॉल्यूशन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 5 का। अब वो तो तब जब पूरा सॉल्व करवाना पड़ेगा, पर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने अपनी क्लास में भी सॉल्व किया है। आप एक बार देखो जल्दी प्लीज।
हाँ जी, ये जो थ्योरी है ना, ये बहुत ही अच्छी थ्योरी है। ये थ्योरी बेसिकली सीए फाइनल में भी इंपॉर्टेंट रहती है, आईपीसीसी इंटर में इंपॉर्टेंट कम रहती है, बट क्या पता आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, जब आप पढ़ लो तो मुझे बता देना, जब आप पढ़ लो ये थ्योरी कंप्लीट कर लो, फिर मुझे बताना, मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा। हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, मुझे सिर्फ अभी इस थ्योरी को डिस्कस करना है। हमारा चैप्टर खत्म, हमारी आज की क्लास खत्म, अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू। अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू करना है हमें। अगली क्लास का भी मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर नया शुरू कौन सा होगा और कैसे क्या करेंगे, अगली क्लास का भी। कल की क्लास नहीं है, क्यों? कल की क्लास क्यों नहीं है? पहले कंप्लीट पढ़ लीजिए। नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि क्लास कैसे होगी का मतलब ये था कि आगे की क्लास रहेगी, बट इन फ्यू डेज आई विल टेल यू कि अब ये क्लास यूट्यूब पर ना होके हमारे वी स्मार्ट सॉफ्टवेयर पर होगी। जो मैंने शुरू में बताया था आप सबको कि भाई हम आपको 2-3 चैप्टर करवा देंगे, और अभी ऐसा नहीं कि कल से ही हमारे सॉफ्टवेयर पे होगी, ऐसा नहीं है, बट यस ऑफ कोर्स यू कैन से कि 4-5 दिन शायद और क्लास कंटिन्यू होगी, उसके बाद ये क्लास वी स्मार्ट सॉफ्टवेयर पे आ जाएगी, और ये क्लास वही व्यक्ति देख पाएगा जिसने हमारी क्लासेस परचेज की होंगी। क्योंकि मैं तो एडवांस अकाउंट्स को लाइव चलाने वाला हूं, मैं तो एडवांस अकाउंट्स को लाइव करने वाला हूं। मैं पूरा एडवांस अकाउंट्स लगभग, मतलब जितना भी एडवांस अकाउंट्स का कोर्स है, टेंटेटिवली मैं 70 से 80% कोर्स पूरा लाइव लेने वाला हूं। 20% पार्ट जो भी कुछ पार्ट, जो भी कुछ एकाध कोई चैप्टर होगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसका मैं पुराना वाला रिकॉर्डिंग, जो पिछले बैच वाला रिकॉर्डिंग है वो भी प्रॉपर है, वो मैं दूंगा साथ में, बट चलेगी तो लाइव। अगर मैं लाइव लूंगा तो मैं यूट्यूब पर थोड़ी लूंगा 100% सिलेबस लाइव, है ना। ये चीज मैंने आपको पहले बोली हुई थी, तो इसीलिए अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आने वाले 3-4 दिनों में आपको पता चल जाएगा, आपको बताया जाएगा कि लाइव ये लेक्चर्स आप कैसे देख सकते हो वी स्मार्ट सॉफ्टवेयर पे, और वही देख सकता है जिसने ये क्लासेस परचेज की हो, जिनका नवंबर 21 अटेम्प्ट हो। जिनका मई 21 अटेम्प्ट है और क्लासेस परचेज की हैं, तो उनको तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल गई होंगी, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल गए होंगे। ठीक है, जिनका मई 21 अटेम्प्ट है ना, उनको डरने की दिक्कत नहीं है। मैं तो वो बोलूंगा कि मई 21 वाले अटेम्प्ट वालों को तो रिकॉर्डेड क्लासेस जो मेरी मिल गई हैं, अब उनको देखिए, क्योंकि मई 21 अटेम्प्ट है। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं नवंबर 21 के अकॉर्डिंग बेसिकली। आ रही बात समझ में कि नहीं? या अगर आप मेरे साथ लाइव चलना चाहते हो और आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से चलना चाहते हो, तो मेरे साथ आप लाइव ले सकते हो। इवन दो अगर आपका मई 21 अटेम्प्ट है और आप मेरे साथ लाइव रहना चाहते हो, लाइव में ही चलना चाहते हो, तो लाइव में बस ये है कि आपकी रोज रोज एक क्लास होती जाएगी, तो बस आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर आपको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग कोर्स खत्म करना है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो देख ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सिलेबस कब तक खत्म होगा ये मैं आपको अगले 1-2 क्लासेस में बता दूंगा। थोड़ा सा मुझे इसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि सिलेबस कब तक खत्म होगा, ठीक है ना। मुझे इसका शेड्यूल आपको बना के देना पड़ेगा। मैं खुद एक शेड्यूल बनाऊंगा कि इसका सिलेबस कब तक खत्म होगा अगर लाइव चलेगी तो। रिकॉर्डेड क्लासेस में टेंशन बिल्कुल नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं 72 क्लासेस हैं टोटल, ठीक है ना। और 72 क्लासेस में से भी स्टार्टिंग के 10-12 क्लासेस आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा। 10-12 क्लासेस नहीं देखोगे क्योंकि 10-12 क्लासेस में स्टार्टिंग में मैंने यही करवाया है, बेसिक्स मतलब शेड्यूल 3, फिर बायबैक, फिर ईसॉप। तो 72 क्लासेस में आपका मान लो 12 माइनस कर दो तो आपका कुल मिला के बचेगी 60 क्लासेस। आपको 60 क्लासेस देखनी है, मतलब 2 महीने। बट लाइव की बात करें तो लाइव में मान लो 2 महीने तो नहीं, 2.5 महीने पकड़ सकते हो। मतलब अभी अगर जनवरी पूरा मान लो, फरवरी पूरा मान लो, मार्च मिड मान लो, मार्च मिड तक क्लास जा सकती है टेंटेटिवली। लाइव वाली मार्च मिड तक, लाइव वाली क्लास मार्च मिड तक जा सकती है। 10 मार्च भी नहीं, 15 मार्च तक जा सकती है क्लास। तो लाइव मेरी क्लास वही व्यक्ति करे जिसको ऐसा लग रहा है लाइव में पढ़ के कि सर बल्कि अच्छा है कि आपके साथ डिस्कशन हो रहा है, वो चीज जरूरी है। तो अगर आप उस डिस्कशन वाले पॉइंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, डिस्कशन वाले पॉइंट का इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो आप मेरे साथ लाइव लो। सर पीडी क्लासेस को डाउट कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट्सएप, शुरू से व्हाट्सएप, मेरी बुक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है। मतलब ये तो ऐसा आपने सवाल पूछ लिया कि मतलब यहां तो मुझे लगा कि मैं अपने बाल पकड़ लूं। साफ साफ लिखा हुआ है मेरी बुक्स में। मेरे क्या नोट्स नहीं है तुम लोगों के पास? व्हाट्सएप जय सर ओनली फॉर स्टडी रिलेटेड डाउट्स। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा ऐसा डाउट पूछता है तो लगता है कि यार मैं मतलब कितना तुम लोगों को आगे आके बताऊं कि ये दिया हुआ है, तुम देखते ही नहीं हो उस चीज को। तो पेन ड्राइव क्लासेस वाले जो बच्चे होंगे उनको अगर डाउट्स पूछना होगा तो मेरी बुक के हर पेज पे लिखा होता है कि आपको क्या करना है। उसके बाद भी नहीं सर हम कैसे पूछे, सर आप बताओ, सर आप बताओ, बुक में लिखा हुआ है वो छोड़ो सर, बुक में जो लिखा हुआ है वो तो सर फालतू है, ऐसा नहीं है ना। चलो, मुझे लग रहा है कि आपने जो थ्योरी पढ़ने को बोला था वो पढ़ लिया होगा। वेस्टिंग कंडीशंस, सर वेस्टिंग कंडीशन क्या होती है? अरे सारे क्वेश्चन तो हम वेस्टिंग कंडीशन वाले कर रहे हैं अभी तक। वेस्टिंग कंडीशन मतलब जिन कंडीशंस के बेसिस पर आपको ईसॉप ग्रांट, जो ग्रांट किया गया है वो एक्सरसाइज किया जाएगा। ईसॉप का ग्रांट करना, ईसॉप का एक्सरसाइज करना दोनों डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। ईसॉप ग्रांट किया गया है ये बोलते हुए कि आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, अगर आपने फुलफिल कर ली तो आपको ईसॉप वेस्ट हो जाएगा, मतलब आप एक्सरसाइज कर पाओगे, आप एलिजिबल हो पाओगे। तो वेस्टिंग कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशंस जिसके बेसिस पर आप एलिजिबल बनोगे। वेस्टिंग कंडीशन मेजरली 2 टाइप की होती है, एक होता है सर्विस कंडीशन, एक होता है परफॉर्मेंस कंडीशन। सर सर्विस कंडीशन मतलब जैसे हम आमतौर पर सारे क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं कि आपको 3 साल हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा, आपको 2 साल काम करना पड़ेगा, आपको 2.5 ईयर्स काम करना पड़ेगा, आपको 4 साल काम करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सर्विस कंडीशन। दिस इज कॉल्ड सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन मतलब एम्प्लॉय हैज टू सर्व द कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ लाइक कुछ भी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, वॉट एवर। सर्विस कंडीशन फुलफिल हो गई तो आपको ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा। एक और वेस्टिंग कंडीशन होती है, इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस कंडीशन। ये परफॉर्मेंस कंडीशन क्या होता है? परफॉर्मेंस कंडीशन में सर्विस कंडीशन तो होती ही है क्योंकि आप तो सर्व तो करना ही पड़ेगा तभी तो परफॉर्म कर पाओगे ना। तो परफॉर्मेंस कंडीशन में सर्विस कंडीशन तो होती है पर साथ साथ में एक्स्ट्रा परफॉर्म करने को बोला जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बताता हूं कौन सा क्वेश्चन था, या क्वेश्चन नंबर 7 किया था।
क्वेश्चन नंबर 7 किया था, क्वेश्चन नंबर 6 किया था। क्या था क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में या 9 में? क्वेश्चन नंबर 6 में था, 9 में था कि अगर कंपनी का टर्नओवर या कंपनी की जो अर्निंग है वो फर्स्ट ईयर में अगर मान लो 16% हो जाती है तो हम आपको ऑप्शन वेस्ट कर देंगे। पर अगर फर्स्ट ईयर में 16 नहीं होती, सेकंड ईयर में अगर फर्स्ट और सेकंड ईयर का मिलाकर कितनी होती है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मिलाकर 13% होती है तो हम आपको ऑप्शन वेस्ट कर देंगे। वो भी नहीं होती, अगर 10% हो जाती है थर्ड ईयर में तो आपको ऑप्शन वेस्ट कर देंगे। जब वो टारगेट दे रहा है, परफॉर्मेंस टारगेट, कि कंपनी का अर्निंग इतना हो जाए, कंपनी का नेटवर्थ इतना हो जाए, कंपनी का टर्नओवर इतना हो जाए, सो इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन में सर्विस तो देनी ही पड़ती है क्योंकि 3 साल तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, बट साथ साथ आपको एडिशनल परफॉर्मेंस भी देना पड़ेगा। तो ये होती है परफॉर्मेंस कंडीशन। तो परफॉर्मेंस कंडीशन आपके लिए कोई नया पॉइंट नहीं है। परफॉर्मेंस कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, 7 किया, 9 किया, वो सब था परफॉर्मेंस कंडीशन। ठीक है ना? तो परफॉर्मेंस कंडीशन में लिखा है दे रिक्वायर द काउंटर पार्टी, मतलब एम्प्लॉय, टू कंप्लीट अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ सर्विस, मतलब आपको कुछ समय तो बिताना पड़ेगा, एंड स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस टारगेट्स टू बी मेट, आपको कुछ टारगेट मेट आउट करने पड़ेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? अब ये जो परफॉर्मेंस कंडीशन होती है, परफॉर्मेंस कंडीशन में मार्केट कंडीशन भी हो सकती है। मतलब ये कि जो परफॉर्मेंस कंडीशन होती है, परफॉर्मेंस कंडीशन, इसमें ये 2 टाइप की हो सकती है, मार्केट बेस्ड, आप इसको नोट कर लेना, और नॉन मार्केट बेस्ड। नॉन मार्केट बेस्ड, अब सर ये मार्केट बेस्ड, नॉन मार्केट बेस्ड का मतलब क्या होता है? मार्केट बेस्ड मतलब हमें ऐसा परफॉर्मेंस टारगेट दिया गया है जो कि बेसिकली हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम मतलब एम्प्लॉयज के कंट्रोल में नहीं है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द मार्केट कंट्रोल। लाइक अगर सेंसेक्स या निफ्टी, अगर निफ्टी 15,000 क्रॉस हो जाएगा तो हम आपको ईसॉप देंगे। हमने आपको ईसॉप ग्रांट किया है, आप ईसॉप के लिए एलिजिबल तभी होगे जब निफ्टी 15,000 क्रॉस हो जाए। अभी निफ्टी कितने पे चल रहा है? 12,000 समथिंग पे चल रहा है। देख लूंगा कितना चल रहा है, बल्कि बहुत दिन से नहीं देखा मैंने। ओ सॉरी, 14,000 चल रहा है यार, 14,217। अगर निफ्टी आज चल रहा है निफ्टी 14,217, ठीक है ना? तो अगर निफ्टी क्रॉस हो गया 17,000, अगर निफ्टी क्रॉस हो गया 17,000 तो हम आपको ईसॉप अवेल कर देंगे, एक्सरसाइज कर देंगे। ना व्हाट इज दिस? दिस इज अ मार्केट बेस्ड कंडीशन। ठीक है ना? अगर कंपनी का शेयर प्राइस, आज कंपनी का शेयर प्राइस है सपोज 55 रुपीज का मार्केट प्राइस, अगर कंपनी का शेयर प्राइस 90 रुपीज क्रॉस कर जाएगा तो हम आपको ईसॉप दे देंगे। दिस इज कॉल्ड मार्केट बेस्ड कंडीशन। क्या मार्केट बेस्ड कंडीशन में एम्प्लॉय का कोई कंट्रोल है? कोई नहीं। नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन, जो आपने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप के क्वेश्चन किए, नॉन मार्केट बेस्ड मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के हाथ में कंट्रोल है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय परफॉर्म कर सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, एम्प्लॉय कंपनी को अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है। लाइक कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को बोल दिया, की मैनेजरियल पर्सन को बोल दिया, अगर कंपनी की अर्निंग 10% से बढ़ गई तो हम आपको ईसॉप देंगे। तो अर्निंग बढ़ना, टर्नओवर होना, नेटवर्थ होना, ये कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस कंडीशन में आते हैं, पर ये नॉन मार्केट बेस्ड होते हैं। नॉन मार्केट बेस्ड मतलब जो कहीं ना कहीं इंप्लॉय किसी ना किसी तरीके से दम लगा के वो कर सकता है। मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होती है जहां पर इंप्लॉय का कंट्रोल नहीं है, मार्केट बेस्ड कंडीशन। तो क्या लिखा है? अ परफॉर्मेंस कंडीशन माइट इंक्लूड मार्केट कंडीशन अपॉन विच the exercise periods, vesting and exercisability of equity instrument depends, that is related to the market price of the entity's equity instrument such as attaining a specified share price or a specified amount of intrinsic value। अगर हमारी कंपनी का शेयर प्राइस पर्टिकुलर लेवल पर आ गया तो ही हम आपको ऑप्शन देंगे, अगर निफ्टी इतना बढ़ गया तो ही हम आपको ऑप्शन देंगे। अब साला इसमें मैं क्या करूं, मैं एम्प्लॉय क्या करे बेचारा। हाउ टू डील विद वेस्टिंग कंडीशन, ये वेस्टिंग कंडीशन से कैसे डील करना चाहिए। Here the principal question is whether a wasting condition exists or not। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास क्वेश्चन में वेस्टिंग कंडीशन है भी कि नहीं। तो पहला आंसर आता है नहीं 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 नहीं, वेस्टिंग कंडीशन नहीं है, क्वेश्चन में वेस्टिंग कंडीशन नहीं है। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन में वेस्टिंग कंडीशन ही ना हो? ऐसा है, बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5,
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में वेस्टिंग कंडीशन थी नहीं। आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, हमने इमीडिएटली सेम ईयर में हमने एम्प्लॉय एक्सपेंस बुक किया और हमने उनको शेयर इशू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में वेस्टिंग कंडीशन थी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 स्वेट इक्विटी शेयर्स थे, ईएसपीपी था, जहां पर बोल दिया गया कि हम तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, कोई कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं, शेयर लेके जाओ। हां, शेयर लेने के बाद हम आपके ऊपर कंडीशंस लगा रहे हैं। वेस्टिंग कंडीशन होती है कि शेयर लेने से पहले आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन था जहां पर आपके पास वेस्टिंग कंडीशन है ही नहीं। ठीक है, इफ द शेयर बेस्ड पेमेंट इज वेस्टेड इमीडिएटली और देयर आर नो वेस्टिंग कंडीशन, देन एक सेकेंड, this transaction as granted in return for suppliers or employee service in the past. Therefore, entity needs to recognize the service received immediately in full at the grant date with the corresponding increase in equity. इसका मतलब क्या, अगर किसी क्वेश्चन में वेस्टिंग कंडीशन है ही नहीं या फिर पहले ही दिन वेस्टिंग वो कंडीशन फुलफिल हो गई ग्रांट डेट के दिन, तो आप पूरा का पूरा एक्सपेंस पहले साल ही बुक कर लोगे। आप पूरा का पूरा एक्सपेंस पहले साल बुक कर लोगे, आप शेयर इशू कर लोगे। और ये बोल रहा है विद द इंक्रीज इन इक्विटी, मतलब आप इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर लोगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? बच्चों बोलो क्लियर? दूसरा आता है कि सर वेस्टिंग कंडीशन है, दूसरा है वेस्टिंग कंडीशन है, वेस्टिंग कंडीशन है, दूसरा है वेस्टिंग कंडीशन है। सर अगर वेस्टिंग कंडीशन है तो क्या करना पड़ेगा? अगर वेस्टिंग कंडीशन है ना, अगर आपकी वेस्टिंग कंडीशन है तो हमने कई सारे अभी क्वेश्चन किए कि सर धीरे धीरे ओवर द वेस्टिंग पीरियड आपको एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? इफ द शेयर बेस्ड पेमेंट डज नॉट वेस्ट अंटिल द काउंटर पार्टी मीट सम वेस्टिंग कंडीशन, देन this transaction as granted in return for the supplier's employee service rendered during the wasting period. हमें during the wasting period हमें मानना पड़ेगा कि ये जो ऑप्शन दिया जा रहा है ये वेस्टिंग पीरियड में ओवरऑल एक्सरसाइज होगा। In this case, entity should recognize the amount for the goods or services received during the wasting period based on the best available estimate of the number of इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एक्सपेक्टेड। याद करो, हर क्वेश्चन में हम जनरली बोलते थे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने होंगे 3 साल बाद, तो हम एस्टिमेट बेसिस पर हम ओवर द वेस्टिंग पीरियड में हम एक्सपेंस बुक करते थे। तो बस आपको यही समझना है कि अगर आपका ऑप्शन क्या बोलते हैं, अगर वेस्टिंग कंडीशन नहीं है तो आपको सारा का सारा एक्सपेंस इमीडिएटली बुक करना है, अगर वेस्टिंग कंडीशन है तो ओवर द वेस्टिंग पीरियड आपको बुक करना है। यहां पे आपको कोई तकलीफ? जल्दी बताइए, यहां पर आपको कोई तकलीफ? वेस्टिंग कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। सर अगर वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो क्या करेंगे? अगर वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हम अपन अमाउंट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अपन रिवर्सल कर लेंगे। याद करो जहां पर आपका माइनस में आ रहा था, क्वेश्चन नंबर बताऊं? आई थिंक दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 या 3, नहीं क्वेश्चन नंबर 1। यस, क्वेश्चन नंबर 1 आप याद करो, रिवर्सल हो रहा था। ये हमने ईसो आउटस्टैंडिंग को वापस से पीएनएल में डाल दिया। मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता, आईसीआई इसको जनरल में डालता है। तो अगर आपकी वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो क्या करोगे? नो अमाउंट इज रिकॉग्नाइज, आप रिवर्सल मार दोगे। ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस डू नॉट वेस्ट बिकॉज ऑफ सच फेलियर, ऑल वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाइड एक्सेप्ट मार्केट कंडीशन। सर ये क्या है? ये एक स्पेशल पॉइंट है, ये एक स्पेशल पॉइंट है। सर मतलब देखो, मैंने अभी आपको बताया था, कहां गया? हां, मैंने आपको बताया कि सर एक होती है सर्विस कंडीशन, एक होती है परफॉर्मेंस कंडीशन, उसमें भी एक होती है नॉन मार्केट, और एक होती है परफॉर्मेंस मार्केट कंडीशन। ये 3 कंडीशंस होती हैं। ये 3 कंडीशंस होती हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड,
अगर ये कंडीशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या करेंगे, रिवर्सल। अगर ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड तो रिवर्सल, पर अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो नो नीड टू रिवर्स। हालांकि ये पॉइंट आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट सीए फाइनल के लेवल का है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सर्विस कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो आपको एक्सपेंस को रिवर्स करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस कंडीशन नॉन मार्केट अगर फुलफिल नहीं हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। बट अगर परफॉर्मेंस कंडीशन मार्केट बेस्ड थी, जिसपे इंप्लॉय का कोई जोर नहीं है, जिसपे इंप्लॉय का कोई कंट्रोल नहीं है, बेचारे ने उसने सर्विस पीरियड तो कंप्लीट कर लिया ना, उसको बोला कि तू तेरे को 3 साल कंपनी में काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ निफ्टी 17,000 होना चाहिए। उस बेचारे ने 3 साल काम तो कर लिया, सर्विस कंडीशन फुलफिल हो गई, पर निफ्टी 17,000 नहीं पहुंचा, उसको अल्टीमेटली शेयर नहीं मिला। अब बेचारी उसकी क्या गलती, ठीक है उसको शेयर नहीं देंगे, बट जो हमने एक्सपेंस बुक किया है हम उस एक्सपेंस को रिवर्स नहीं करेंगे, मतलब हम उसको पीएनएल में रिवर्स नहीं करेंगे। जर्नलिज्म में हम डाल देंगे, हम पीएनएल में रिवर्स नहीं करेंगे। और ऐसे 2 केसेस में हमें पीएनएल में रिवर्स करना होता है, ठीक है, रिवर्सल पीएनएल, रिवर्सल पीएनएल, नो नीड टू रिवर्स, नो नीड टू रिवर्स इन पीएनएल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। बट फिर भी पढ़ लीजिए, all vesting conditions satisfied except market condition, recognition shall be done when all other vesting conditions satisfied irrespective of whether market condition is satisfied। ये बोल रहा है अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सिर्फ मार्केट बेस नहीं हुई, आप टेंशन मत लो, आपको कुछ भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हुई है, मार्केट वाली सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आप टेंशन मत लो। पर अगर मार्केट कंडीशन, अगर आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, वही मैंने बोला, रिवर्सल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट वॉज लाइक दैट। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है। इसमें सर इंपॉर्टेंट क्या पढ़ के जाना है, सिर्फ आप ये पढ़ के जाइए कि वेस्टिंग कंडीशन क्या होती है, पॉइंट नंबर 1, और इसमें 2 चीजें कि सर टाइप ऑफ वेस्टिंग कंडीशन कितनी होती है, सर्विस कंडीशन, परफॉर्मेंस कंडीशन, दैट्स इट। हाउ टू डील वेस्टिंग कंडीशन ये आपको पहले से ही पता है, क्योंकि हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वेस्टिंग कंडीशन क्वेश्चन में नहीं है तो आप पूरा का पूरा एक्सपेंस इमीडिएटली बुक कर लेते हो। अगर वेस्टिंग कंडीशन क्वेश्चन में है, ठीक है ना, तो आप ओवर द वेस्टिंग पीरियड आप बुक करते हो, ठीक है ना। यहां पर आप बोल सकते हो नो के केस में, आप बोल सकते हो, मैं ऐसा कह सकता हूं कि नो के केस में आप बोल सकते हो रिफर क्वेश्चन नंबर 5, और यस तो हमारा पता ही है हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज द इंटायर चैप्टर ऑन ईसॉप। ये चैप्टर ईसॉप का आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा, और बहुत ही इजी मार्क्स आपका गेन करवाएगा। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स किए हैं और एक शेड्यूल 3 किया है। शेड्यूल 3 तो इसलिए करवाना पड़ा मुझे आपको कि ताकि आपका बैलेंस शीट बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो, पीएनएल बनाने में प्रॉब्लम ना हो। मैं चाहूंगा कि अब 2 चैप्टर हो चुके हैं तो 2 चैप्टर्स के बाद आपको टेस्ट देना चाहिए, ठीक है ना, या एक और चैप्टर हम कर लेंगे उसके बाद टेस्ट। अभी मैं टेस्ट के लिए आपको सिर्फ तैयार कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। मैं किसी भी टाइम पे आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है ना, मैं किसी भी टाइम पे आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर सकता हूं। टेस्ट पेपर कहां प्रोवाइड करूंगा आपको, मैं टेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा हमारी वेबसाइट पे, वी स्मार्ट की वेबसाइट पे। तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाना, मैं आपको टेस्ट दूंगा, देने वाला हूं मैं आपको टेस्ट कुछ टाइम में, ठीक है। चलिए और बोलो, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, जल्दी बोलो। क्वेश्चन चैप्टर नंबर ईसॉप चैप्टर 3 डन फ्रॉम माय साइड। सिर्फ आप अपनी टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, मैं आपको कुछ दिनों में टेस्ट पेपर के बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। टेस्ट आपको खुद ही देना है और चेक भी खुद ही करना है, सॉल्यूशन मेरी तरफ से मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक, ईदर इट विल बी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फिर लिक्विडेशन। अभी फिलहाल 2-4 क्लासेस और YouTube पर ही होंगी, बट तैयारी कर लो। जो मुझे बच्चे लाइव सुन रहे हैं या ये लेक्चर लाइव ना सुन के वो YouTube पर नीचे देख, मतलब शाम के टाइम पे देख लेते हैं बाद में। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एडवांस अकाउंट्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कुछ दिन में मैं इनक्रिप्टेड लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूं। इनक्रिप्टेड लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब ये होता है कि हम लेक्चर्स YouTube पे नहीं लेंगे, हम लेक्चर्स लेंगे हमारे वी स्मार्ट के सॉफ्टवेयर पे, ठीक है ना।
वो सॉफ्टवेयर आपके अपने मोबाइल में भी ओपन हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में भी ओपन हो जाएगा। तो जो जो लाइव लेक्चर्स के लिए रेडी है वो मुझे व्हाट्सएप कर दे। मुझे सिर्फ ये समझना है आप लोगों से कि कितने लोग आप में से लाइव एडवांस अकाउंट्स के लेक्चर्स देखना चाहता है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ताकि मैं अपनी टीम को आपके साथ कनेक्ट करवा सकूं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। अच्छा, मैं आज लेक्चर किस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूं? मैं जनवरी मंथ में अभी फिलहाल रिकॉर्ड कर रहा हूं, जनवरी 21 में रिकॉर्ड कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हो सकता है ये लेक्चर अगर कोई मेरा स्टूडेंट बाद में सुनेगा और मेरी ये वर्डिंग सुनेगा कि सर वो आपने बोला था लाइव लेक्चर्स के लिए व्हाट्सएप करो, तो आपके लिए नहीं है वो रिकॉर्डेड। अगर ये लेक्चर आप बाद में कहीं देख रहे हो रिकॉर्डेड, आपके लिए वो नहीं है। सिर्फ ये मैं व्हाट्सएप करने को इसलिए बोल रहा हूं, लाइव बैच अटेंड करने के लिए किसको बोल रहा हूं? जो मेरे अभी लाइव बच्चे बैठे हैं मेरे साथ यूट्यूब पे, या आज ही के दिन वो शाम को निपटा लेंगे, अगले दिन निपटा लेंगे। ऐसा भी कुछ बच्चे होते हैं जो लाइव सुबह सुबह नहीं देख पाते पर शाम तक देख लेते हैं। तो उनके लिए मैं सिर्फ कह रहा हूं कि व्हाट्सएप पे आप मुझे लाइव के लिए बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।